स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, क्या दोनों एक चीज़ें हैं? दोनों के अंदर जो बेस लाइन है वो सेम है कि ब्लड सर्कुलेशन अगर आपको हार्ट को नहीं मिलती तो हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो उसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। जी। सो दोनों ही केसेस के अंदर देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द ब्लड सर्कुलेशन। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी भी स्टोरी आई थी, देयर वाज अ यंग मैन हु वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड आफ्टर हिटिंग अ सिक्स ही फेल डाउन एंड ही डायग्नोस्ड विद हार्ट अटैक एंड ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी। चेस्ट पेन के अंदर ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कब वो चेस्ट पेन हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किसी भी पेशेंट जिसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी। स्ट्रेस अपने अंदर ले रहे हो या आप पूरे दिन परेशान हो, आप टेंशन में बिता रहे हो अपना टाइम, तो आपके स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये सच है? अगर आप एक परसिस्टेंट स्ट्रेस में जीते हो तो डेफिनेटली विच इज़ हार्मिंग योर ब्रेन एंड हार्ट, एंड देर इज़ डेफिनेटली अ चांस दैट बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल वी आर हैविंग मोर एंड मोर ऑफ प्रॉब्लम्स। लोग कहते हैं कि अगर आपने पेन किलर खाया या ज़्यादा खाया तो कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी के पार्ट्स को नुकसान कर रहा है, रिलेटेड भी लीवर या फिर किसी और चीज़ को। पेन किलर क्या इतना ज़्यादा हार्मफुल है? These medicines definitely harm the kidneys and livers and heart. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे शो पे, हमारे सारे ऑडियंस का। ये बहुत ही स्पेशल शो होने वाला है बिकॉज दिस इज़ हेल्थ स्पेसिफिक। और आज हमारे सारे ऑडियंस उस चीज़ को सुनेंगे जो वो हर दिन झेल रहे हैं। किसी ना किसी को पेन है, कोई ना कोई इमरजेंसी के चक्कर मार रहा है। आज का एपिसोड बहुत ही खास है और मैं सारे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा आप लास्ट तक बने रहें। बहुत ही टॉपिक्स जिसे हम हर रोज़ डेली बेस पे अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, इन टॉपिक्स को बहुत कम टाइम में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनुराग सर। सर बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। बस। तो सर मैं शो की शुरुआत करना चाहूँगा, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आप अगर अपने बारे में बहुत कम टाइम में अगर एक बार एक्सप्लेन कर पाएँ कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से आप इस फील्ड में हैं। So thank you Anupam for having me on this show. थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है and I am in this profession for past 20 years. I was undergraduated from UCMS and GTB Hospital, post-graduated in anesthesia and critical care from Maulana Azad Medical College. Wow. And then I worked in different countries in US, UK, Kuwait, and for almost 12 years now I am working in Fortis, Noida. Currently, I am Director and Head of Emergency Medicine and Trauma, and also heading the Pain and Palliative Care Services in Fortis Hospital, Noida. So, today we'll discuss the various problems which the normal public faces in the emergency and regarding the different chronic pain issues. So, I will be glad if I can answer the daily myths which they have, and they can benefit from this show. डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन। बहुत ही कम टाइम में आपने बहुत कुछ हमारे ऑडियंस को बता दिया। एंड द टू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, एक तो इमरजेंसी का पार्ट हो गया, सेकंड वन इज़ द क्रोनिक पेन। पेन बहुत सारे टाइप्स के हैं, आई बिलीव आज के टाइम पे हर कोई किसी ना किसी दर्द से गुजर रहा है। बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं एंड यू आर हैविंग एक्सपर्टीज़ ऑन दैट। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इस पॉडकास्ट को दो पार्ट में शूट करें। फर्स्ट पार्ट विल बी ऑन इमरजेंसी पार्ट, हम इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पार्ट में वी विल टॉक ऑन द पार्ट ऑफ पेन। तो सबसे पहले सर मैं शुरू करना चाहूँगा इमरजेंसी में। इमरजेंसी का सिचुएशन हमने हमेशा बाहर से देखा है या हमारे ऑडियंस ने बाहर से देखा है। हम किसी भी पेशेंट को लेके इमरजेंसी पे पहुंचते हैं, हमारी हालत बहुत ही ख़राब होती है, हमें पता नहीं होता है कि वो पेशेंट क्या वो अपने लास्ट टाइम पे है, क्या वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। उस टाइम पे हमारे जितने भी भरोसे हैं, अंदर की सारी ताकत हम सिर्फ एक इंसान पे लगा के बैठे होते हैं, वो हैं डॉक्टर्स। हम उन्हें भगवान का रूप मानते हैं।
अंदर की सिचुएशन क्या होती है वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। जैसे ही कोई पेशेंट आता है अंदर, वो सिचुएशन को आप एज अ हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? सो अनुपम, जब पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं ना, तो हमारे स्ट्रिक्ट एसओपीज़ होते हैं, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए नहीं होता, क्योंकि हम इस फील्ड में इतने सालों से हैं। हम पेशेंट के आते ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट का ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, वो ठीक है कि नहीं है। अगर पेशेंट हमारे से बात कर रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल वगैरह ठीक है, उसके वाइटल्स वगैरह स्टेबल हैं, ठीक है, सो वो हमारे लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट नहीं है, ठीक है, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से ग्रसित पेशेंट नहीं है। वो पेशेंट जो है, हम उसको इवेल्युएट करते हैं यूजिंग द क्लिनिकल टेस्ट, देन इन्वेस्टिगेशंस, रीच टू अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस, एंड देन अप्रोप्रिएटली स्टार्ट द ट्रीटमेंट। दूसरा एक सिनेरियो होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज का होता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। उन सिनेरियोज को में होते हैं जैसे स्ट्रोक, ठीक है, ठीक है, हार्ट अटैक्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, पॉइजनिंग्स। ये जो 3-4 सिनेरियोज हैं, ये जो होता है, ये टाइम बाउंड इमरजेंसीज हैं, जिसमें अगर पेशेंट डिले करे ट्रीटमेंट रिसीव करने में, तो उसके लिए वो चीज़ जो है वो जानलेवा हो सकती है। सो हमारे पास दोनों टाइप के पेशेंट्स आते हैं। इफ़ आई सी 70-80 odd patients in a day, 10 to 12 will be code 1 patients, which will be coming with a life threatening problem. Severe breathing difficulty, ventilator की ज़रूरत है, severe anaphylactic shock, severe septic shock, road traffic accident, bleeding patient, bleeding from inside, ectopic pregnancy. These patients have to be immediately diagnosed. है ना? पहले हमने इस पेशेंट को हिस्ट्री ली छोटी सी, it will be a crisp history, not taking much time, 2-3 minute history, reaching to a differential, ordering a very specific test, and then according to that test हमारा जो भी डायग्नोसिस बना, उसमें पेशेंट्स का क्या मेडिकल मैनेजमेंट करना है या सर्जिकल मैनेजमेंट करना है, वो हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अराउंड 60 odd पेशेंट्स आउट ऑफ दोज 80 विल बी, जिसके अंदर वो पेशेंट हमें टाइम देता है। वो टाइम के हिसाब से हम उस पेशेंट को अच्छे से इवेल्युएट करके राइट ट्रीटमेंट देते हैं, और वो पेशेंट्स को यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं होती। ओके सर, लाइफ थ्रेटनिंग एक मोमेंट है, और 4 चीज़ें जो अभी आपने मुझे बताई यहाँ पे हमारे शो पे, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पॉइजनिंग एंड रोड एक्सीडेंट्स, इन 4 कंडीशन में पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्वाइवल रेट है भी और नहीं भी है। आपने बताया कि इस कंडीशन में अगर पेशेंट को लाने में देरी हो रही है तो सर्वाइवल रेट गिरता चला जाएगा। इस कंडीशन में एक ऐसी बातें होती है सर, कई बार मैं एक नॉर्मल लोगों के हिसाब से बात करूंगा, जो मेरी भी प्रॉब्लम है और शायद हमारे ऑडियंस भी इसको रिलेट कर पाएँ। कई बार हम घबराहट में ऐसा करते हैं, किसी को हार्ट अटैक, हमें ऐसा लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आया, या फिर हमें ऐसा लगा उन्हें स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, या कोई भी चीज़ है, हम अचानक से उन्हें लेके अपने नियर बाय के किसी भी नर्सिंग होम में चले जाते हैं, या जो भी हमें नियर बाय में हॉस्पिटल दिख गया हम वहाँ लेके उन्हें चले गए, रैदर टेकिंग टू द किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल या फिर कहीं अच्छी जगह पे ले जाने की जगह। क्या ये सही है, या हमें कुछ और अलग आप टिप्स देना चाहेंगे इसके ऊपर? जब भी आपकी इमरजेंसी हो ना, तो आप हमेशा बेस्ट हॉस्पिटल चूज़ करें, जिसके अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, और जिसके ऊपर सारे सेटअप अवेलेबल हो, ठीक है। तो हमारे को किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए क्वालिफाइड इमरजेंसी फिजिशियंस होने चाहिए। इमरजेंसी जो है एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ ब्रांच टू बी हेडेड बाय द MBBS पीपल और BAMS और BHMS पीपल। अब इंडिया के अंदर इमरजेंसी, चाहे अब्रॉड हो चाहे इंडिया हो, इट इज़ अ सुपर स्पेशलिटी, ठीक है। सो जब आपके पास इमरजेंसी के जो भी डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो कि आपको इमीडिएटली डायग्नोज कर सकते हैं बाय द लुक ऑफ यू, बाय अ स्मॉल क्रिस्प क्वेश्चंस। दूसरा, जो बंदा जो नर्सिंग होम्स में काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज, दे आर कीपिंग समटाइम्स डॉक्टर्स हु आर नॉट दैट क्वालिफाइड इन हैंडलिंग दोज एमरजेंसीज। तो हमेशा चूज़ करें अपने राइट सेटअप को, क्योंकि फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल के अंदर यू विल फाइंड द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो कि क्वालिफाइड है अप्रोप्रिएटली टू मैनेज यू। सेकेंडली होता है इन्वेस्टिगेशंस। अगर आपको स्ट्रोक है तो आपको चाहिएगा CT और MRI।
अगर आपके पास इन हाउस CT MRI नहीं है तो देन यू विल सेंडिंग यू टू सम अदर सेटअप, दिस विल बी अ टाइम वेस्टेज. सो देन यू विल नीड एंजियोग्राफी के लिए आपको CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी करनी है या आपको इन्वेजिव एंजियोग्राफी करनी है. फॉर दैट यू नीड अ कैथ लैब्स. ठीक है, दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, है ना. सो ओनली बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कैन अफोर्ड इट. सो व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी यू शुड हैव अ आर्मेंटेरियम, पॉइंट ऑफ केयर इन्वेस्टिगेशन डिवाइसेस, है ना, दोज रेडियोलॉजिकल टेस्ट एंड इन हाउस रेडियोलॉजिस्ट, है ना, हु कैन इंटरप्रेट दोज टेस्ट. लाइक इन मेरी इमरजेंसी जो फोर्टिस हॉस्पिटल के उसके अंदर हमारे पास बेड साइड अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ हैं. वी हैव 2 MRI सूट्स, वी हैव 2 CT स्कैन्स फैसिलिटीज़, राउंड द क्लॉक रेडियोलॉजिस्ट. All these things are very very important when we have to immediately diagnose the patient. है ना. अगर मान लो कि डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है और साथ में आर्मेंटेरियम भी पूरा नहीं है इन्वेस्टिगेशंस का, सो देन इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर यू. ओके, तो चूज द राइट सेटअप when it comes to emergency. Even if you have a cost constraint, after you are stabilized, then you can choose whatever hospital you want to go to. But first is life saving things which is available in a good corporate setup. I believe this time or this hour is particularly Yes. known as golden Hour. Golden hour. So it's really a great message to all the audience. In any condition where you feel any of your member, any of your family member, any of your relative, they are facing life-threatening moment. This is known as golden hour. उस moment को, उस hour को आप waste ना करें किसी भी ऐसी जगह जाके जहाँ पे आपके पास facilities नहीं है. Because this hour is limited. आपके पास वक्त बहुत कम है किसी की जान बचाने के लिए. And sir already explained, you have multiple options. You have Fortis, you have other hospitals as well. आप वहाँ try करें और एक ऐसी जगह जाएं जहाँ आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं. सर आगे बढ़ते हैं. आपने बहुत ही एक ऐसा टॉपिक उठाया है जिस पे आई गेस 1-2 घंटे भी हम बात करें तो शायद कम पड़ जाए. स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, क्या दोनों एक चीज़ें हैं? दोनों के अंदर जो बेस लाइन है वो सेम है कि ब्लड सर्कुलेशन अगर आपको हार्ट को नहीं मिलती तो हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं. अगर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो उसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं. सो दोनों ही केसेस के अंदर देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द ब्लड सर्कुलेशन. तो अगर मान लो हम बात करते हैं स्ट्रोक की, ठीक है, तो स्ट्रोक के अंदर कोई भी पेशेंट, ये मैसेज है सब ऑडियंस के लिए कि स्ट्रोक जो है उसके अंदर हमारा एक न्यूमोनिक होता है जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट. सो ये बी फास्ट न्यूमोनिक है वो साइंस एंड सिम्टम्स का जिसको आइडेंटिफाई करके एक लेमैन बता सकता है कि हाँ यार ये पेशेंट को ना स्ट्रोक हो सकता है. तो वो न्यूमोनिक है बी फास्ट. बी से होता है बैलेंस, ई से होता है आइज़. ठीक है, तो किसी को अगर बैलेंसिंग प्रॉब्लम है, या ई का मतलब आइज़ का मतलब देखने में 2 दिख रहे हैं या एक आंख से नहीं दिख रहा या एक फील्ड ऑफ विजन आपका गया हुआ है. सो बी ई. एफ से होता है फेस, ड्रूपिंग ऑफ फेस. ठीक है, मुंह टेढ़ा हो जाना. ठीक है, ए से होता है आर्म्स. आर्म्स का मतलब कि निमोनिक है कि आर्म्स जो है वीक हैं, है ना, या पैर वीक हैं. सो देयर इज सम वीकनेस विच इज़ देयर इन द लिम्स. ठीक है. एस होता है स्पीच, एनी स्लरिंग ऑफ स्पीच और चेंज इन द टोन ऑफ स्पीच. ठीक है. एंड टाइम इज टाइम ऑफ ऑनसेट. अगर हम ये याद रखें बी फास्ट, अगर कोई भी सिम्टम्स बी फास्ट के हैं सो इट कुड बी स्ट्रोक. ठीक है. सो उस केस के अंदर पेशेंट जब हमारे पास आएगा हम उसका एग्जामिन करके इमीडिएटली या तो CT स्कैन कराएंगे या फिर MRI कराएंगे टू सी वेदर द पेशेंट हैज़ अ ब्रेन ब्लीड और दिस इज़ सम डिक्रीज इन द ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है. तो दो सिनेरियोज होते हैं स्ट्रोक में. 85% पेशेंट्स के अंदर कोई ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है. ओके. ठीक है. 15% केसेस के अंदर कोई ब्लड वेसल फट जाती है. ठीक है. अगर वो ब्लॉक हो गई तब भी ब्लड नहीं मिलेगा ब्रेन के एक हिस्से को, और अगर फट गई है तब भी एक हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा. लेकिन दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंस है. ठीक है. 85% जो सिनेरियोज जिसमें ब्लड वेसल क्लॉट हो गई है उस क्लॉट को अगर हम डिसॉल्व कर दें, ठीक है, तो इमीडिएटली ब्लड सर्कुलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं. उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास IV ड्रग्स होती हैं और वो ड्रग्स हमारे को 4.5 घंटे के अंदर अंदर देनी होती हैं. अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा डिले करें तो ब्रेन जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके होता है और उन दवाइयों को कोई फ़ायदा नहीं होता. दिस इज़ वाई एवरी सेकेंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दे आर डाइंग. ठीक है. सो ब्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और कुछ पार्ट उनका हर सेकेंड डाई कर रहा है. मोर यू डिले, मोर द चांसेस दैट यू विल हैव सम डेफिसिट इवन आफ्टर आई हैव रिस्टोर्ड द ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है. अगर वो पेशेंट को ब्लीड है तो ब्लीड का फिर कारण ढूंढना पड़ेगा. इट इज़ अ हाइपरटेंसिव ब्लीड,
it is some aneurysm, any bleb in the blood vessel which has burst, so उसके हिसाब से उनके ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन 4.5 घंटे बहुत क्रूशल टाइम है। अगर पेशेंट हमारे पास डिले आता है तो हमारे पास कैथ लैब में ले जाके हम देखते हैं कौन सी वेसल ब्लॉक है, और कई बार क्लॉट को सक आउट करने की भी कोशिश करते हैं, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। Okay. So this is a overview of stroke which I want to give you. Identify the symptoms. This is the first and foremost. Choose a stroke ready hospital. ठीक है, where the doctors and the setup is such that you can get immediate treatment without wasting time. Okay. ठीक है, coming to the heart attack part. जी। So हार्ट अटैक के अंदर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट चेस्ट पेन लेके आते हैं। चेस्ट पेन के अंदर ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कब वो चेस्ट पेन हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किसी भी पेशेंट जिसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी, है ना, या पहले की कोई फैमिली हिस्ट्री हो, ये जो सारे पेशेंट्स हैं, साथ में उस पेशेंट का जो चेस्ट पेन है वो रेडिएट कर रहा है, रेडिएटिंग टू द आर्म्स, अपर लिम और लोअर लिम, रेडिएटिंग टू द जॉज, ठीक है, रेडिएटिंग टू द बैक, ठीक है, या फिर वो अपर एब्डोमेन में जा रहा है, तो वो रेडिएटिंग जो पेन है, दिस इज़ मोर लाइकली टू बी कार्डियक इन ओरिजिन। इफ़ देर इज़ अ पिन पॉइंट पेन कि ये सर मेरे को एक इस पॉइंट पे दर्द हो रहा है या इस पॉइंट पे दर्द हो रहा है, दिस इज़ अनलाइकली टू बी कार्डियक इन ओरिजिन। अलॉन्ग विद दिस चेस्ट पेन, पेशेंट समटाइम्स हैव ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस फूलता है उनका, ठीक है, स्वेटिंग हो रही होती है, एंड दे आर सो ये जो सब सिम्टम्स कंबाइन होते हैं तो हमें लग जाता है कि यार ये पेशेंट को कार्डियक होने के ज़्यादा चांसेस है। एंड देन वी गो फॉर ECG। समटाइम्स द इनिशियल ECG मे बी नॉर्मल, वी हैव टू गो फॉर सीरियल ECGs, एक घंटे में चेक करें कि हाँ भाई अभी तो नॉर्मल था, अब थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया। और वी हैव ब्लड टेस्ट विच इज़ पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग लाइक ट्रोपाई, HS ट्रोपाई, ट्रोप्टी, CP की MB, these are blood tests. And then we have a echocardiography. These 3 baseline tests in most of the scenarios are sufficient to diagnose somebody with a heart attack. ठीक है, तो इस केसेस के अंदर पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है तो हमारे पास 2 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हम पेशेंट्स की ब्लड वेसल को खोलने के लिए कोई दवाई देते हैं, सो दिस इज़ नोन एज थ्रोम्बोलिसिस अगेन। और ये ट्रीटमेंट जो है ये 70% 75% पेशेंट्स में कारगर होता है। इट इज़ नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। दिस यूज टू बी फॉलोड in setups where they don't have facility for opening up the vessel while doing PTCA stenting, तो उन सेटअप्स में यूज़ होता है टू बाय टाइम। ठीक है, जब आप एक अच्छे सेटअप में जाते हो तो वो लोग आपकी इमीडिएटली एंजियोग्राफी करते हैं, अगर उसमें ब्लॉक होता है तो वो क्लॉट को रिट्रीव करके स्टेंट डाल देते हैं, एंड विच हैज़ अ वेरी हाई सक्सेस रेट। सो अगर आप किसी छोटे हॉस्पिटल में जाओगे, उनके पास अगर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी नहीं है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस नहीं है, कैथ लैब्स नहीं है, सो देन योर सर्वाइवल विल बी वेरी वेरी डिसमल। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं डॉक्टर्स को ट्रेन करता हूँ फॉर विच आर वर्किंग इन पेरीफ्रीज, सो व्हाट वी डू इज़ दैट आई ट्रेन देम कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रोक एंड हाउ टू थ्रोम्बोलाइज। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को जब तक वो हमारे पास हॉस्पिटल में भेजते हैं तब तक वो क्लॉट डिजॉल्विंग मेडिसिन दे दी होती है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है, क्योंकि अभी भी गांव देहात में बहुत सारी जगह पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती। अगर उन डॉक्टर्स को स्ट्रेप्टोकाइनेस देना आए, ठीक है, या फिर उनको टेनिक्टिप्लेस देना आए, तो हम कम से कम वो टाइम 2-3 घंटे का मिल सकता है जिसमें वो सही जगह पे पहुंच के अपना परमानेंट ट्रीटमेंट करा पाए। बिल्कुल, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम आई बिलीव। प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकते हैं, बट टाइम बचाना कहीं ना कहीं हमारे हाथ की चीज़ें हैं। आइडेंटिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैनी अ टाइम्स ना पीपल डोंट आइडेंटिफाई। जैसे अभी हमारे पास एक ट्रैफिक पुलिसमैन आया और द पेशेंट स्टार्टेड हैविंग चेस्ट पेन, ही वेंट टू अ नियरेस्ट नर्सिंग होम। वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको तो बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, और बाय द टाइम पेशेंट रीच्ड अस, सो ही वाज ऑलरेडी डेड। ओके, so this is the current scenario of the emergency departments, because this is many a times manned by people who are not qualified enough to deal with those life threatening scenarios, है ना। they don't pay so much weightage the smaller setups to the emergency, है ना। so this is the major problem जो patients को समझनी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। अब पिछले कुछ सालों में, in last several years, I could say like 5 years or 6 years में, स्ट्रोक हार्ट अटैक्स के रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं,
रिसर्च भी ऐसा कह रहा है, और कुछ ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ भी हमारे सामने आए जो कि बहुत ही कम एज में बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, दे लेफ्ट अस। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी भी स्टोरी आई थी, देयर वाज अ यंग मैन हु वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड आफ्टर हिटिंग अ सिक्स ही फेल डाउन एंड ही डायग्नोस्ड विद हार्ट अटैक एंड ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी। सर मुझे ये समझना है, और मैं अपने ऑडियंस को भी ये समझाना चाहूँगा आपके थ्रू, कि पहली चीज़ तो ऐसे केसेस बढ़े क्यों? ऐसा क्या हो गया कि ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं? इज़ इट लाइफस्टाइल? इज़ इट समथिंग एल्स? सेकंड, एक पर्सन हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, और इफ़ अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली वेल, कल तक वो बहुत ही सही थे, आज अचानक से उन्हें स्ट्रोक कैसे आ गया? ऐसे इंसिडेंट कैसे हो रहे हैं? ये कैसे हो रहा है? तो डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ओके, हमारी हैबिट्स, फूड हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना। उसके साथ साथ जो पॉल्यूशन है, ये एक जी। इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, दे ऑल्सो कॉज इम्यूनोजेनेसिटी। ठीक है, सो मैनी अ टाइम्स आई हियर कि वैक्सीन लगने के बाद ये हो गया ये। जी। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड। ओके, कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन वो अपने आप में जो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन करता है, ओके। विच इट सेल्फ कैन कॉज वैस्कुलाइटिस। अगर वेन्स या वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पे क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो जो कोविड जैसे सिनेरियोज हुए जिसके अंदर पेशेंट्स ने, कि बहुत सारे पेशेंट्स की जान बची भी, उन पेशेंट्स में जो कोविड ने किया, ठीक है, वो इट सेल्फ हैज़ लेड टू द चेंजेस इन आवर इम्यून सिस्टम विच इज़ लीडिंग टू मोर एंड मोर सच केसेस इन यंगस्टर्स। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी क्लियर करना चाहता हूँ, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि, एंड मीडिया पर्सनस ऑल्सो, दे कन्फ्यूज टू टर्म्स, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। ठीक है, पेशेंट जो है, जैसे अभी हमने सुना था कि एक डांसर है, वो डांस करते करते एक्सपायर हो गई, तो उसमें एक वर्डिंग आया कि पेशेंट जो है वो हार्ट अटैक से मर गई। ठीक है, या कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, जैसे अभी हमने जिम पे भी हुआ था, जिम में भी हुआ था, हो गए। ठीक है, और अभी वो जो एक फेमस सेलिब्रिटी है, काटा लगा फेम। हाँ, यस, ठीक है, तो उसमें भी एक हेडलाइंस बन गई कि कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई, है ना। कोई कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक लिख देता है। सो दे आर कंफ्यूजिंग दीज टू टर्म्स। ठीक है, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हार्ट अटैक मीन्स कि आपके हार्ट की ब्लड वेसल के अंदर कोई क्लॉट है जिसकी वजह से आपकी हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन रुकी, और जिसकी वजह से आपको एरिथमियाज हुए और आपकी डेथ हुई। कार्डियक अरेस्ट इज अ एंड रिजल्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट बंद हो गया। अच्छा। वो बंद हो गया, वो मल्टीपल रीजन से हो सकता है। किसी को बहुत परसिस्टेंटली दौरे आए जा रहे हैं, आधे घंटे तक दौरा रहा, उसकी वजह से भी हार्ट बंद हो सकता है। किसी को पॉइजनिंग की वजह से भी हार्ट बंद हो सकता है। किसी को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से बंद हो सकता है, जो कि सिनेरियो था उस लेडी का जो कि डांस करते करते डेथ हुई थी। उसकी अगर आप फैमिली हिस्ट्री देखो, देयर वाज अ ब्रदर ऑल्सो हु डाइड एट अ यंग एज बिकॉज ऑफ सच सिनेरियो। सो दिस वाज अ केस ऑफ फैमिलियल हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, है ना। मिसेस जरीवाला के केस के अंदर क्या था कि उनके सीजर डिसऑर्डर की हिस्ट्री थी। सो देर इज़ अ नोन फिनोमेना विच कैन हैपन इन सीजर patients also, where they can have sudden cardiac arrest. So everything the media clubs into कि हार्ट अटैक से मौत हो गई, हार्ट अटैक से मौत हो गई। ठीक है, सो these are not heart attacks, and these are cardiac arrest. We have to know the cause of cardiac arrest. ठीक है, all cardiac arrest are not due to heart attacks. ठीक है, सो डेफिनेटली यंगस्टर्स के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। ठीक है, उसके अपने रीजंस हैं, लेकिन डोंट कंफ्यूज एंड मेक इट अ पैनिक लाइक सिचुएशन। ठीक है, जिससे आम आदमी जो है ये घबराता रहे कि भाई पता चला कि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को खुद एक्सरसाइज ढंग से करें, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराते रहें, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से दूर रहें, ठीक है, और अगर हैं तो वेल कंट्रोल्ड रहें, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ के एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं, तो आप काफ़ी हद तक अच्छे से जी सकते हैं बिना किसी डर के। अब मैं एक जो क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, आई गेस दिस इज़ वेरी रिलेटेबल टू ऑल द ऑडियंस। आई डोंट नो वेदर दिस इज़ मिथ और ये एक सच्चाई है, मुझे नहीं पता, मैं आपसे समझना चाहूँगा। ऐसा कई बार सुना गया है और कई बार एहसास किया गया है, कई लोगों ने ये चीज़ बोली है कि बदलते लाइफस्टाइल में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पीपल आर
having lot of stress because of work, because of family pressure, because of social pressure, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और एज अ रिज़ल्ट ऐसा बताया जाता है कि जब आप बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस अपने अंदर ले रहे हो या आप पूरे दिन परेशान हो, आप टेंशन में बिता रहे हो अपना टाइम, तो आपके स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये सच है? Thank you, Anupam. I really feel that these mental health issues, they are very neglected. जी। And in our emergencies also, we see at least 3 to 4 panic and anxiety cases daily. Okay. And they are people working in the corporates, working in nearby MNCs, जी। and they sometimes they are just eating and they have a panic episode, or they have recurrent episodes of anxiety. True. Still they are fearful of going to a psychiatrist. Yeah. Okay. And there are certain times there are certain causes like financial causes, family Yes. issues. Sometimes there are no cause also. Exactly. Okay. But इस मेंटल हेल्थ की वजह से क्या होता है कि जब पेशेंट स्ट्रेस में होता है तो देन यू हैव अ सर्ज ऑफ योर हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स, एंड दीज स्ट्रेस हार्मोन्स लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स अपना ब्लड प्रेशर का इलाज कराते रहते हैं, दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। अगर वो अपने माइंड को रिलैक्सेशन के लिए, अगर आपको जैसे आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को ठीक करते हो ना, ऐसे ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेनिया, साइकोसिस, दीज आर डिजीजेस, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उसी तरीके से ना आपको इनको भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इन पे काम करें तो आपके एंग्जाइटी लेवल्स कम होंगे, पैनिक एपिसोड्स कम होंगे, स्ट्रेस कम होगा, स्लीप अच्छी होगी, है ना, तब जाके आप एक आपका ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी ये जो क्रॉनिक डिजीज है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, एंड उसी से ये आपके स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स कम हो जाएंगे। अगर आप एक परसिस्टेंट स्ट्रेस में जीते हो तो डेफिनेटली विच इज़ हार्मिंग योर ब्रेन एंड हार्ट, and there is definitely a chance that because of our stressful lifestyle we are having more and more of problems. बिल्कुल, ये एक बहुत ही ज़रूरी सा एक मैसेज था जो हमारे सारे ऑडियंस तक पहुंचना था, बिकॉज मैं पर्सनली, बिकॉज आई हैव माई कंपनी एज वेल, मैं अपने एम्प्लॉयज़ में भी ये फील करता हूँ कि दे ऑल आर स्ट्रेस्ड मैक्सिमम टाइम। मेरे काफ़ी कलीग्स हैं, दे आर वर्किंग इन सम MNCs, उनकी लाइफस्टाइल भी यही है। व्हेन वी सिट टुगेदर, लाइक हमारे दोस्तों में 5-6 दोस्त का बैठना हुआ, उनकी लाइफस्टाइल को सुनो तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, और ये परेशानी कहीं ना कहीं इस बदलते टाइम में स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। सर, इसमें एक पॉइंट जो मैं फिर से आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पे, कि एक सिचुएशन या एक सिनेरियो लेते हैं कि घर पे एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर गॉट स्ट्रोक, घर के किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी सदस्य को हार्ट अटैक आया या फिर स्ट्रोक आया। मैं उस सिचुएशन से हॉस्पिटल तक लाने के बीच में आपसे समझना चाहूँगा प्राइमरी स्टेप्स हमें क्या करने चाहिए, सबसे पहला क्या काम करूँ? सो जो ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस के अंदर ना, आइडेंटिफिकेशन इज़ द ओनली थिंग विच इज़ देयर इन द हैंड ऑफ द पेशेंट। स्ट्रोक के केसेस में वो घर पे कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो कि वो इमीडिएटली दे पाए और पेशेंट्स की लाइफ को बचा पाए। अगर उसको एम्बुलेंस को कॉल करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और आपके पास कितने लोगों के पास एम्बुलेंस नंबर अपने फ़ोन में होंगे? ठीक है, आई फील वेरी फ्यू पीपल विल हैव एम्बुलेंस नंबर्स इन देयर फ़ोन। जब कोई इमरजेंसी होगी तो दे विल बी सर्चिंग फॉर द एम्बुलेंस नंबर्स, एंड द करंट सिनेरियो ऑफ एम्बुलेंस इज सच दैट द गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज, ठीक है, दे यूजुअली डोंट रीच ऑन टाइम। And when you are searching for private numbers, we have so many ambulances, but they will not be well equipped to handle critically ill patient. तो numbers तो पूरे हैं लेकिन quality में प्रॉब्लम है। और सेकेंडली, जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको वो एम्बुलेंस मिलेगी नहीं। सो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप नंबर्स फीड करें 2 या 3 एम्बुलेंस के, या अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल्स की, एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के, जहाँ पे या तो आप डॉक्टर को फ़ोन कर सकें या एम्बुलेंस को कॉल कर सकें, ताकि टाइमली आपको वो सेवा में हो। सो जैसे हम फोर्टिस के अंदर हमारे पास जो नंबर है वो है 900 900 1050। आप 900 900 1050 पे कॉल करें, या आप तो आपको इमीडिएटली विद इन 3 to 5 मिनट्स टाइम विल डिस्पैच द एम्बुलेंस। सिमिलर सिनेरियो जो है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में है। अगर आपको लग रहा है टिपिकल हार्ट अटैक है, आप सिर्फ एक इकोस्प्रिन ले सकते हैं। ठीक है, 325 मिलीग्राम की या 75 मिलीग्राम की अगर आए तो 4 गोली ये ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपको कोई मेजर ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है तो ये कंपैरेटिवली सेफ मेडिसिन है। ठीक है,
ये मेडिसिन हम तब भी देते हैं जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन लेना वो जानलेवा हो सकता है। सॉर्बिट्रेट बहुत सारे पेशेंट्स लेते हैं और जिसकी वजह से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये दवाई कुछ ही एमआई के केसेस में दी जाती है, नॉट इन ऑल केसेस। अगर उससे बीपी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फॉल हो जाता है और पेशेंट्स के जान बचने की संभावना कई बार और कम हो जाती है। सो आप सिर्फ एस्पिरिन दें, उसके अलावा और कोई दवाई अपने आप ना दें। अगर लगे तो इमरजेंसी इमीडिएटली रश करें। ओके, दिस इज़ द प्राइमरी थिंग दैट वी नीड टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेज बहुत ही अच्छा रहा कि आप अपने फ़ोन में इमरजेंसी नंबर्स ज़रूर सेव करके रखें। हो सकता है वो आपके पास के कोई हॉस्पिटल हो, जो आपके पास बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहाँ के एम्बुलेंस का नंबर रख सकते हैं। जैसा सर ने बताया, हम एक कॉमन सी चीज़ हमारे दिमाग में रहता है सम टाइम कि ठीक है, आई विल डायल 100, आई विल डायल 102, आई विल डायल दिस नंबर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट हैविंग टाइम। आप गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लें, बट उस टाइम पे आपके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए। सो वाई नॉट टू हैव अनदर ऑप्शन एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच सर। हमने इमरजेंसी के ऊपर बहुत सी बातें की। वैसे तो अगर अभी भी बातें करें तो बहुत लंबा टॉपिक जा सकता है, क्योंकि हम स्ट्रोक के ऊपर बातें कर रहे हैं। हम अभी हमने रोड साइड एक्सीडेंट्स के ऊपर बात भी नहीं की है, पॉइजनिंग्स बट वी आर हैविंग सम टाइम लिमिटेशन। तो मैं उसके मैं पेन को भी कवर करना चाहूँगा इस पूरे एपिसोड पे, क्योंकि वो भी बहुत एक जेनरिक प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा सर, रोड साइड एक्सीडेंट्स या फिर पॉइजनिंग के केसेस जब आपके पास आते हैं, उस कंडीशन में हमारे एक नॉर्मल जो लोग होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पॉइजनिंग जो है ना, मेरे हिसाब से बहुत ही कम केसेस हैं जिसमें मैंने पॉइजनिंग के पेशेंट को ना बचा पाया हूँ। ठीक है, पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास अगेन एंटीडोट्स होते हैं बहुत सारी पॉइजनिंग्स के। काफ़ी बार एंटीडोट्स ना होने के बावजूद हम अगर पेशेंट्स के पॉइजन को निकाल पाएँ बाय लवाज, बाय सम फोर्स डायूरेसिस, और उस पेशेंट्स को इमीडिएटली कोई सपोर्ट दें। कई बार उसको पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कई बार एक्मो की ज़रूरत होती है, और हम कुछ समय दे दें ताकि वो पॉइज़न का इफ़ेक्ट धीरे धीरे चला जाए। ठीक है, तो पेशेंट्स को हम मैक्सिमम केसेस में बचा पाते हैं। स्नेक बाइट्स वगैरह के केसेस में हम आराम से पेशेंट्स को बचा पाते हैं। अगेन टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशल। अगर आप बहुत देर से आएंगे तो डैमेज ऑलरेडी हो पाएगा और मुश्किल होगा। लेकिन किसी भी पॉइज़न में ना, अगर आपके पास एक अच्छे सेटअप में आप जाते हो ना, आई थिंक देर इज़ 100% चांस दैट यू विल बी सेव्ड। ठीक है, इफ़ यू कम ऑन टाइम। अगेन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर ना कई बार साइलेंट ब्लीडिंग इंटरनल होती रहती है। एक ब्लीडिंग होती है जो बाहर से दिख रही है ना। उसके अंदर हमारे पास ना ट्राइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। उसके अंदर कुछ 30% केसेस होते हैं जो ऑन द स्पॉट डेथ होती है, जिसके अंदर सेवियर ब्रेन इंजरी, सेवियर हार्ट इंजरी या एक मेजर वेसल इंजरी हो गई, और वो पेशेंट ना इमीडिएटली उसको इतना ब्लीडिंग होगा कि पेशेंट विल नॉट सर्वाइव, या उसके स्पाइन में इतनी इंजरी हो गई है कि पेशेंट विल नॉट सर्वाइव। वो पेशेंट ना ऑन द स्पॉट ही, जैसे साइरस मिस्त्री है, साइरस मिस्त्री जो है वो अगर BMW या मर्सिडीज जो भी चला रहा था उस समय पे भी वो इतनी बेस्ट टू बेस्ट कार के अंदर भी उसकी डेथ इमीडिएटली हुई। ठीक है, वो इसलिए हुई क्योंकि वो जो सेवियरिटी ऑफ इंजरी थी वो इतनी सेवियर थी कि वो कहीं बचाने लायक स्टेट में नहीं होगा। बाकी जो पेशेंट्स होते हैं 70%, उसके अंदर 30% पेशेंट्स को अगर हम इमीडिएटली केयर दें, ठीक है, तो वो बच सकते हैं। जैसे उनके अंदर होगा कि स्प्लीन रप्चर हो गई, लीवर रप्चर हो गया, कोई आंत फट गई, या कोई ब्लड वेसल है जिसको हम रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं, या स्पाइन में इंजरी उसको फिक्स कर सकते हैं, तो दीज पेशेंट्स विल बी सेव्ड। ओके, है ना। ये 30% डेथ तब होती हैं कि जब ये पेशेंट्स हमारे पास टाइमली नहीं आते। ठीक है, और जो 30% जो बचे हुए पेशेंट्स हैं वो तब डेथ होती है कि जो उनको लेट ऑनसेट डेथ होती है, कि हमने सब इनिशियल फेज में तो उनको बचा लिया, फिर उनको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या कुछ इन्फेक्शंस होने की वजह से डेथ होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दो 70% पेशेंट्स आर सेल्वेजेबल पेशेंट्स। अगर आप एक अच्छे सेटअप को चूज़ करें जहाँ पे इन्फेक्शन रेट्स कम हो, प्रॉपर ब्लड प्रोडक्ट्स मिलें, और आपको टाइमली एक लाइफ सेविंग सर्जरी मिल जाए, है ना। जैसे हमारे पास फोर्टिस के अंदर वी हैव अ डिफाइंड ट्रॉमा ओटी विच इज़ देयर इन इमरजेंसी इटसेल्फ। तो हमारे को ना टाइम वेस्टेज नहीं होता। अगर वो ट्रॉमा ओटी, अगर हमारा ट्रॉमा आया, सर्जरी चाहिए, वी हैव अ इन हाउस सर्जन एंड वी हैव अ इमरजेंसी एनेस्थेटिस्ट, वो इमीडिएटली आपकी ओटी कराएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो ये दो सिनेरियोज के अंदर अगेन द इम्पॉर्टेंस इज चूजिंग द राइट सेटअप
and you should have experienced doctors and investigations. हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट है, उसने अल्ट्रासाउंड किया, देखा है भाई ब्लड है ना. अब इसी चीज़ को अगर हम आधा पौना घंटे के बारे में सोचें कि रेडियोलॉजिस्ट आएगा, अल्ट्रासाउंड मशीन लाएगा, उसमें आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और वो इंटरनल ब्लीडिंग चली जा रही है एंड पेशेंट गोज इनटू शॉक. सो ये दो सिनेरियो जो है इसमें भी अगेन दीज आर टाइम बाउंड इमरजेंसीज एंड पेशेंट शुड चूज द राइट सेटअप व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी. बिल्कुल. अभी अप्रॉक्स 30-35 मिनट्स के कन्वर्सेशन में जो एक बातें निकल के बार बार आ रही है इज़ द टाइम. हमेशा आपको चाहे कोई भी सिचुएशन हो टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. अगर आपने टाइम बाय कर लिया उस टाइम पे, अगर आपके पास टाइम है तो चीज़ें बचाई जा सकती हैं. यस 100%. सर दो चीज़ें, दो वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपसे समझना चाहूँगा और फिर से अपने सारे ऑडियंस को समझाना चाहूँगा. बेसिक लाइफ सपोर्ट. कई बार ऐसा बताया जाता है, इसकी कई बार ट्रेनिंग भी दी गई है, कई डॉक्टर्स के कैंप भी लगते हैं सोसाइटीज़ में टू एक्सप्लेन अबाउट दिस प्रोसीजर बेसिक लाइफ सपोर्ट. और कहा जाता है कि इन सिचुएशन ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक ट्राई दिस बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसके कई सारे प्रोसीजर्स हैं. अगर आप सही से नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, बट इफ़ यू हैव ट्रेनिंग देन यू कैन. क्या ये यूज़फुल है? क्या इसके फ़ायदे ये हैं? बहुत यूज़फुल है एंड आई एम मेरे लिंक्डइन को जो लोग फॉलो करते हैं, आई रेगुलरली पोस्ट पीपल हु कम्स इन कार्डियक अरेस्ट एंड विच वी हैव सैल्वेज्ड. ठीक है, पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और हमारे पास डेड स्टेट में आया, बिल्कुल ब्लू, वो पेशेंट भी जिंदा होके गया. ठीक है, पेशेंट जिसको ब्लिंकेट का वर्कर था उसको इतना सेवियर ब्लीडिंग हुआ एंड पेशेंट वाज ऑलमोस्ट डेड. ठीक है, वो पेशेंट भी बिल्कुल सैल्वेज होके गया. देयर वाज अ चाइल्ड हु वाज 6-7 ईयर्स ओल्ड और स्कूल के अंदर उसको एकदम से अरेस्ट हुआ एंड द टीचर्स विद इन 5 मिनट्स रश टू फोर्टिस. उस पेशेंट्स को भी हमने रिवाइव किया एंड पेशेंट्स वाज डिस्चार्ज इन अ हेल्दी स्टेट. दीज आर ऑल कार्डियक अरेस्ट विक्टिम्स, नॉट नॉर्मल पेशेंट्स. Okay, so when it comes to cardiac arrest, for a layman, I just want to say 3-4 steps are there. पहली चीज़ है चेक फॉर द कॉन्शियस लेवल. पेशेंट्स को अच्छे से टैप करो, हिलाओ, भाई तुम सही हो कि नहीं हो, पेशेंट कुछ हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है. इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट कॉन्शियस, ठीक है, चेक फॉर द पल्स एंड ब्रीदिंग. ठीक है, उसकी कैरोटिड पल्स चेक करो, उसकी ब्रीदिंग चेक करो. ठीक है, अगर इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इमीडिएटली कॉल दी एम्बुलेंस. पहली चीज़, अगर कॉन्शियस लेवल पल्स एंड ब्रीदिंग नहीं है, कॉल दी एम्बुलेंस, बिकॉज एम्बुलेंस विल ऑल्सो टेक सम टाइम टू कम. ठीक है, सो डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट डूइंग CPR. फर्स्ट कॉल दी हेल्प. आउटसाइड हॉस्पिटल सिनेरियोज, आपको लग रहा है कि पेशेंट इज अबाउट टू डाई, कॉल दी एम्बुलेंस फर्स्ट. गिव टाइम, भैया इतने ट्रैफिक के अंदर उसको भी आने में टाइम लगेगा. दूसरा काम होता है BLS का, जो आपने बोला, चेस्ट कंप्रेशन. सो चेस्ट कंप्रेशन क्या करते हैं कि जब हार्ट अपने आप नहीं पंप कर पा रहा तो हम बाहर से पंप करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ थिंग जिससे जान बच जाएगी. ठीक है, ये हमारे को टाइम दे रहा है कि जब अगर हार्ट बंद हो गया तो ब्लड जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, किडनी तक नहीं पहुंच रहा, वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहा. सो हम हार्ट को पंप करवा रहे हैं और वो वाइटल ऑर्गन्स को बचा रहे हैं. जब तक हम उसके कॉज को रिवर्ट नहीं करेंगे, वो कार्डियक अरेस्ट हुआ क्यों, तब तक हम उसे बचा नहीं पाएंगे. ठीक है, सो कॉज को रिवर्ट करने के लिए आपको डॉक्टर्स चाहिएंगे. ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए वो हार्ट अटैक की वजह से मरा, स्ट्रोक की वजह से मरा या पॉइजनिंग की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ. सो दैट इज़ अ सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज़ कि वो पेशेंट राइट सेटअप तक पहुँचे. अगर आपने पेशेंट का कुछ BLS नहीं किया, ठीक है, और पेशेंट्स को आपने 15 मिनट तक CPR नहीं किया, ठीक है, तो पेशेंट्स तो पहुंच भी जाएगा तो विल बी अ डेड स्टेट. राइट. सो वी ओनली गेट few minutes, we only get maybe 5 to 8-10 minutes, है ना. अगर इतने टाइम में आपने हार्ट की पंपिंग नहीं स्टार्ट करी, ठीक है, सो द वाइटल ऑर्गन्स विल बी डेड. पेशेंट ब्रेन डेड हो जाएगा. फिर आप मेरे पास किसी भी हालत में लेके आओ, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा. सो BLS इज़ एन आर्ट and it is a very simple thing. If anybody wants to learn BLS also, they can come to Fortis Hospital Noida. We are regularly holding camps, so that the public is aware of this art and they can save their loved ones, near ones, neighborhood persons, sometimes in airports, metros. So many people sometimes collapse and these are all salvageable patients. आपकी एक timely help से ना आपने एक जान बचाते हो, तो आप समझ लो कि आपके कर्म कितने बढ़िया हो जाएंगे. बिल्कुल. ठीक है, सो ट्राई टू लर्न दिस आर्ट, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. वंडरफुल. इमरजेंसी की काफ़ी सिचुएशंस पे हमने बात की,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आज के टाइम पे डिस्कस करना बनता भी है इन पॉइंट्स पे। आपने बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में एक्सप्लेन भी किया, स्पेशली सिम्टम्स, इमरजेंसी सिचुएशंस में आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें, एम्बुलेंस को फ़ोन करके डायरेक्ट डिसीज़न लें किस टाइम पे आपको कहाँ पहुँचना है, हाउ टू बाय टाइम। बहुत ही चीज़ों पे हमने डिस्कस किया और अपने ऑडियंस को हमने बताया। अब मैं चाहूँगा सर इसके हम पार्ट 2 पे मूव करें और पेन के ऊपर बातें करें हम, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव एक्सपर्टीज़ इन पेन मैनेजमेंट, आपने इसके ऊपर पूरी पढ़ाई की हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है आज के टाइम पे सर। बहुत से लोगों को बहुत टाइप के पेन आज के टाइम पे हो रहे हैं। पुराने ज़माने का पता नहीं, बट आज के पेन के टाइप्स भी बहुत बदल चुके हैं, जिसमें एक बहुत ही कॉमन पेन है। मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा एंड देन आई विल ट्राई कि आप उसके बारे में और डिटेल से हमें बताएं कि क्या क्या उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्या सिचुएशन वर्स्ट लेवल तक पहुँचती है। मैं फिर से कॉर्पोरेट को कनेक्ट करना चाहूँगा बिकॉज आई बिलोंग टू कॉर्पोरेट एंड हमारे साथ साथ काफ़ी हमारे ऑडियंस हैं जो या तो स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉर्पोरेट में हैं। कॉर्पोरेट वालों के सामने से एक दो चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन आती है। द वन, सर्वाइकल पेन, उन्हें हमेशा लगता है कि दे आर हैविंग समथिंग विच इज़ पेनिंग हेयर। सेकेंड इज़ द बैक पेन, और वो उन दोनों चीज़ों से बहुत परेशान है। सर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं सर्वाइकल और बैक पेन के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि पेन मेरा पैशन है, ठीक है, एंड आई लर्नड पेन बिकॉज माई फादर वॉज इन टेरिबल पेन एंड आई वॉज रोमिंग विद हिम. He is no more. I really miss him every day. And I have treated him for almost 17-18 years and tried to give him a pain-free life. And he was one of my most difficult patients. And मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा ऑडियंस को दो तीन चीज़ें. पहली चीज़ तो ये कि they have to differentiate between acute pain and chronic pain. Okay. Acute pain वो होता है कि जो आपको इमीडिएटली चोट लगी, पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो कुछ दिनों तक रहेगा, ठीक हो जाएगा. दिस पेन इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर. ठीक है, वो आपकी बॉडी ये बता रही है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, लेकिन जो क्रॉनिक पेन है, जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा का पेन है, दिस इज़ नॉट प्रोटेक्टिव, दिस इज़ पैथोलॉजिकल पेन. ठीक है, दिस पेन इज़ हार्मिंग योर बॉडी, इट इज़ नो लॉन्गर प्रोटेक्टिव. ठीक है, सो अगर किसी को फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के अंदर जब हमें पेन होता है तो बॉडी कहती है कि इस हाथ को मूव नहीं करो. जब हाथ मूव नहीं करते तो धीरे धीरे हड्डी जुड़ती है. ठीक है, जब आपको चेस्ट पेन होता है और आपको हार्ट अटैक होता है, एक्यूट पेन होता है, तो बॉडी कहती है समथिंग इज रॉन्ग, रश टू द हॉस्पिटल. ठीक है, सो बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू बाय गिविंग दिस पेन. ठीक है, क्रॉनिक पेन होता है कि जो पेन आपको, मान लो जोड़ों में दर्द है, अब जोड़ जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और वो सालों से ख़राब हैं. सो जो क्रॉनिक पेन है ना, ये प्रोटेक्टिव नहीं होता, ये पैथोलॉजिकल होता है. जैसे हम बात करते हैं कि घुटने के दर्द की, ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी कॉमन है. अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर एक 70-year-old फीमेल हु इज़ हैविंग दिस टेरिबल पेन एंड वो पेन का इलाज है या तो कुछ प्रोसीजर्स या सर्जरी. लेकिन इस पेन को अगर वो बियर करती रहे कि यार मैं तो इसको झेल लूँगी, ठीक है, तो ये पेन प्रोटेक्टिव नहीं है, ये पैथोलॉजिकल है या इसके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा रहा है. ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर ख़राब रहेगा, वो नींद नहीं कर पाएगी, सोशल लाइफ ख़राब होगी. बहुत सारे यंग पेशेंट्स जिसमें प्रॉब्लम होगी, उनका फाइनेंसेस ख़राब हो जाएगा. ठीक है, और ये जो चीज़ है ये कोई प्रोटेक्टिव नहीं है वो, ये ठीक है. तो सो डोंट टेक पेन इन आइसोलेशन, पेन इज़ अ डिजीज़. ठीक है, सो मैं बार बार बोलता हूँ कि टेक पेन एज अ डिजीज़ बिकॉज पेशेंट आज सर दवाई कब तक खाते रहेंगे. ठीक है, सो अगर आपको एक ब्लड प्रेशर, शुगर है, आप दवाई खाते हो ना, ऐसे ही पेन अगर आपको है और वो मान लो लाइलाज है, उसका कोई कॉज है जो रिवर्स नहीं हो सकता. ठीक है, सो बियरिंग दैट पेन इज़ नॉट अ लॉजिकल थिंग. उसके लिए हमारे पास मेडिसिन हैं जो सेफ होती हैं, जो कि आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे. डोंट ऐड डेज टू योर लाइफ, ऐड लाइफ टू योर डेज. ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ना हमारा एवरी डे शुड बी अ फ्रूटफुल डे एंड पर्सन शुड बी चीयरफुल एवरी टाइम. पेन में आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो पेन को सहन मत करो. पेन अगर है, या तो उसके कॉज को रिवर्स करते हैं, या अगर वो नहीं रिवर्सेबल नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, देन यू हैव टू ट्रीट इट एज अ डिजीज. राइट. ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने सर बोली, बैक पेन और सर्वाइकल की, सो आई कैन कंटिन्यू विद दैट. या श्योर प्लीज. ठीक है, सो दोनों चीज़ें सेम ही हैं. स्पाइन पेन, ठीक है, सो दोनों चीज़ें तब स्टार्ट होती हैं कि जब हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पुअर पोस्चर है, पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, लो प्रोटीन डाइट है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स है.
ठीक है। अगर हमारा पुअर पोस्चर, गर्दन में हम अब मोबाइल और लैपटॉप्स की वजह से जो गर्दन हमारी झुकी हुई रहती है, उससे हम 5 टाइम्स नॉर्मल वेट अपने गर्दन पे डालते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सर का वेट 4 से 5 किलो है, वी आर पुटिंग 25 kg वेट when we are flexing the neck and doing texting. So this is known as text neck syndrome. Initially you will have the muscle spasms, and as the days will progress, you will have excessive strain on the disc and the disc problem will start. When it is known as cervical pain, जैसे लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, so उस केस में आपके सर में दर्द जा सकता है, अपर बैक में जा सकता है, हाथ में जा सकता है, एंड ये तब होगा जब आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी. सेम चीज़ होगी बैक में. आप अगर आप स्लाउच करके बैठते हो, आप आगे झुक के भारी वजन उठा रहे हो, झटके वाले से काम रोज कर रहे हो, इम्प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहे हो. बहुत सारे जिम के लोग होते हैं, वो डेडलिफ्ट मारते रहते हैं. आई डोंट नो व्हाई दे आर सो पैशनेट अबाउट दीज डेडलिफ्ट्स. दिस इज वन ऑफ द worst exercises which I can tell my viewers. Don't do this exercise. It is leading to very very high risk of back related issues. Okay. तो ये जो एक्सरसाइज है ना, डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास जिम लोगों में. तो यू डू प्रॉपर एक्सरसाइजेस. तो अगर हम बात करें सर, तो आप अगर अपने पोस्चर पे ठीक से ध्यान दें, अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए आप हर 1 घंटे के बाद 2-4-5 मिनट का ब्रेक लें, चलते फिरते रहें, अपने वेट को ना बढ़ने दें, विटामिन डी, B12 वगैरह की कमी है तो उसको पूरा करें, हाई प्रोटीन डाइट लें. आई थिंक यू विल नेवर हैव दीज इश्यूज. ओके, ठीक है. इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ दिस करंट लाइफस्टाइल व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर राइजिंग. राइट, ठीक है. दूसरा जो आता है इसका ट्रीटमेंट. अगर बैक पेन का कोई पेशेंट आता है तो बैक पेन के अंदर, बैक पेन इज अ सिम्टम, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ बैक पेन. इट कुड बी मस्कुलर, इट कुड बी जॉइंट रिलेटेड, बैक में भी जॉइंट्स होते हैं, फेसेट जॉइंट्स, उनका पेन हो सकता है. इट कुड बी डिस्क रिलेटेड, it could be some infection like tuberculosis in the spine, it could be some cancer related problem like multiple myeloma or metastatic cancers which can lead to back pain. It could be spondyloarthritis, it could be spondylolisthesis. ठीक है. So there is a endless lot of causes of back pain. A correct pain specialist will identify what is the right cause of your back pain and treat you accordingly. So there are multiple treatments available. First, identifying the disease एंड डिजीज़ रिलेटेड ट्रीटमेंट. सेकेंड इज़, अगर आपकी कोई मान लो कि आपको डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी कॉमन है, एंड पेशेंट्स दे रश टू न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स एंड ऑर्थोपेडिक्स. पेन इज़ अगेन अ सुपर स्पेशलिटी नाउ. इट वॉज स्टार्टेड इन 1857. ठीक है. फॉर 200 years ऑलमोस्ट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ नेम टू दिस स्पेशलिटी. नाउ इन इंडिया DMS कोर्सेज आर देयर विच इज़ आफ्टर MD, जिसमें पेन मेडिसिन के ऊपर सेपरेट कोर्सेज हैं. सो बिकॉज द पेन प्रॉब्लम इज राइजिंग एंड द ट्रीटमेंट आर्मेंटेरियम इज़ ह्यूज. तो अगर मैं सिर्फ बैक पेन की बात करूं, तो अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो उसके पास एक ऑप्शन होता है दवाइयों का. ठीक है. वो दवाइयों से ऊपर आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता. अगर आप न्यूरोसर्जन के पास जाते हो तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, न्यूरोसर्जरी में सर्जरी और दवाइयाँ. ठीक है. लेकिन वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, जैसे कि स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस हो गया, और या फिर बैक पेन किसी और रीजन से है जो कि सर्जिकल नहीं है, तो कई बार डायग्नोसिस में दिक्कत हो सकती है. ऑर्थोपेडिशियंस के पास भी लिमिटेड आर्मेंटेरियम ही है, अगेन मेडिसिन एंड सर्जरी. ठीक है. और वो भी स्पाइन सर्जरी करेगा. पेन स्पेशलिस्ट एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जो क्वालिफाइड पेन स्पेशलिस्ट हैं वो आपको एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट करके राइट कॉज को पता कर सकते हैं. और अगर दवाइयों पे पेशेंट्स मैनेज ना हो तो आपको इंटरवेंशंस करके ठीक कर सकते हैं, ताकि आपकी ड्रेडेड सर्जरी बच सके. ठीक है. और आपको लाइफ लॉन्ग रिलीफ मिले. अगर वो कॉज में कुछ ऐसा निकल के आता है जैसे कि इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं. उसमें अगर स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं. सो दिस इज़ वन कंप्लीट ब्रांच. ओके. जिसके अंदर आपको राइट ट्रीटमेंट, और अगर किसी पेशेंट को सर्जिकल निकलता है तो देन द पेशेंट कैन बी रेफर्ड टू द राइट डॉक्टर. सो वन स्पॉट you can identify the right cause, and in case reference is required, the correct doctor can be referred. Most of the time patients, they keep on roaming from neurologists to neurosurgeons to orthopedicians, and the same treatment is given by all the three. Pain specialist has different armamentarium altogether, and they are taught how to diagnose the
पेशेंट इन अ राइट वे, क्योंकि ये उनकी फील्ड ही है। राइट। सेम चीज़ लागू होती है सर्वाइकल पेन में भी। सर सर्वाइकल पेन को अगर सही से नहीं ध्यान दिया जाए, सपोज इफ आई एम हैविंग सर्वाइकल पेन इट्स बीन लॉन्ग लाइक 2 years 3 years 5 years और मे बी 10 years, मैं उसको ऐसे ही लेके चल रहा हूँ लाइटली, ठीक है चीज़ें हैं, इसका एक्सट्रीम क्या हो सकता है? इसका एक्सट्रीम ये होता है कि पेशेंट्स को जब अगर मैं कॉमन प्रॉब्लम जो डिस्क की है उसकी बात अगर करें, तो अगर डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी नर्व्स इतनी ज़्यादा दब जाएंगी कि आपको हाथ से रोटी तोड़ना, आपके बटन बंद करना, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी, ठीक है, वो हो जाएगी। आपके यूरिन का कंट्रोल, आपके बाउल का कंट्रोल ये चला जाएगा, आपके हाथ पैरों में वीकनेस आ जाएगी। सो दिस इज़ द एक्सट्रीम एंड, है ना। तो इसीलिए, लेकिन एट द सेम टाइम ना आपको डरना भी नहीं है, ठीक है, कि अगर आपको नेक पेन हो रहा है या बैक पेन हो रहा है, गो टू द राइट स्पेशलिस्ट, गेट योर MRI डन, गेट योर एक्सरेज डन एंड टेक सेकेंड ओपिनियन, ठीक है। आई एम ऑफ दो दैट पर्सपेक्टिव कि हमेशा ना करंट सिनेरियोज में एवरीबडी ट्राइज टू गिव यू द थिंग्स विच दैट पर्सन हैज़, ठीक है। सर्जन के पास जाएंगे तो वो सर्जन अपनी बातें करेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो दवाइयों की बातें करेगा, पेन स्पेशलिस्ट जाएगा तो वो इंटरवेंशन की बातें करेगा। अगर आप 2 या 3 लोगों से कंसल्ट कर लें, ठीक है, या तो वो डॉक्टर हो जिस पे आपको विश्वास हो, या फिर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है और आप सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, तो आपको सारे ट्रीटमेंट्स पता चल जाएंगे कि हाँ भाई ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। समटाइम्स there are scenarios when the person is unaware of all the alternatives. So that is the reason you should choose different speciality rather than choosing doctors from same speciality. एक ऑर्थो से नहीं ठीक हुआ, दूसरे ऑर्थो, तीसरे ऑर्थो, चौथे ऑर्थो। Better you choose one orthopedician. If that person is not able to help you, choose a pain specialist or choose a neurologist or choose a neurosurgeon so that they can tell you all the options. ओके सर, इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपसे एक बार पूछना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लोगों को दर्द हो रहा है, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, दे आर हैविंग पेन इन बैक, दे आर हैविंग पेन इन नेक, दे आर हैविंग पेन इन हेडेक हो रहा है, या और भी XYZ टाइप ऑफ वेराइटीज़। किसी को पैर में प्रॉब्लम है, किसी को घुटने में प्रॉब्लम है, किसी को मसल्स पेन है, किसी को डिस्क पेन है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है, एक मिडिल क्लास फैमिली, दे डोंट नो कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। एट द सेम टाइम ऑन एन एवरेज हर डॉक्टर्स की एक कॉस्ट है, फ़ी है, आप कहीं भी जाओगे यू नीड टू स्पेंड दैट अमाउंट टू चेकअप दैट। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है हमारे सबके लिए कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं। तो सर अगर मुझे बॉडी में कोई भी पेन हो रहा है कहीं भी किसी भी पार्ट में, व्हाट डू यू सजेस्ट कि सबसे पहले मुझे किस डॉक्टर के पास? अनुपम, मैं ये बताना चाहूँगा कि ना अगर आप क्वालिफाइड पेन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, ठीक है, जिसको अपनी फील्ड के बारे में समझ है, ये तो डेफिनेटली हर एक डॉक्टर एक जैसा नहीं हो सकता, आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छे से उसके बारे में पढ़ा है एंड वो क्वालिफाइड है, तो पेन स्पेशलिस्ट कैन डेफिनेटली डू वंडर्स इन योर लाइफ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर होता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ देयर डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ देयर एंग्जाइटी, दे आर हैविंग बॉडी पेन्स। समटाइम्स दे हैव फिक्स्ड पेन इन देयर बैक एंड उनके MRI कंटिन्यूसली 2-3 बार कराए हुए होते हैं डॉक्टर्स ने, और हर बार नॉर्मल आ रहे होते हैं, एक्सरेज भी नॉर्मल आ रहे होते हैं। कई बार उन पेशेंट्स को माइग्रेटरी पेन होता है, कभी यहाँ पेन हो रहा है, कभी यहाँ पेन हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है। और एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको एक साइड पूरी बॉडी में पेन है, वो कहेगा सर ये साइड खराब है, ये साइड ठीक है ना। सो ये 3 सिनेरियो के पेशेंट्स होते हैं जिनको जो पेन है वो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है, मान लो कि सबकॉन्शियस माइंड में जो उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो मूड चल रहा है उसकी वजह से है। पेशेंट वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो पेशेंट बार बार यही कहता है सर मुझे तो बॉडी पेन्स है। फिर पेशेंट्स आते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के, जिनको पूरी बॉडी में पेन रहता है, सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, दिस इज अ डिजीज। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, रोमेटोलॉजी के इतने सारे पेशेंट्स आएंगे, ठीक है। सो द पेशेंट्स जैसे हमारे पास आते हैं कि सर यहाँ पर दर्द है, चेस्ट के नीचे दर्द हो रहा है ना, हम तो ये सब कॉस्टल न्यूरैल्जिया है, पेशेंट उसके लिए CT, MRI, अल्ट्रासाउंड कराता रहता है, कुछ आता नहीं है। सो इट इज़ अ स्पेशलिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ मेड अ स्पेशलिटी कि दैट पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ द राइट टेस्ट एंड द राइट कॉजेज। द कॉजेज आर ह्यूज। अगर मैं आज भी
पढ़ूँ ना तो मेरे को कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसका यार मेंशन है लेकिन मुझे नहीं पता थी। सो पेन स्पेशलिटी जो है वो एक इतनी ऑसम ब्रांच है, क्योंकि एवरी पेशेंट यू हैव टू सर्च लाइक अ डिटेक्टिव व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना। और वो कई बार इतनी इजीली नहीं समझ में आती है। इफ़ यू विल whenever I take lectures of the orthopedicians and neurosurgeons, I showcase the cases, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो समटाइम्स एस्टोनिश्ड कि यार ये इस अच्छा ये था और ये निकल के आया। सो पेन के लिए आप पेन स्पेशलिस्ट को चूज़ करें। पेन स्पेशलिस्ट आपको डिफरेंशियल्स बताएगा, को टेस्ट कराएगा। अगर वो उसके लेवल की चीज़ होगी तो ठीक है, अगर उसको लगेगा कि नहीं यार ये तो पेट के दर्द गॉल ब्लैडर की वजह से है, इसमें सर्जरी चाहिए, वो सर्जन के पास भेजेगा। अगर उसको लगता है नहीं यार इसको ना रिमेटोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे से डील करेगा, और रिमेटोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। सो देयर इज़ वन stop where you can come, you can get your initial tests done. 90% of times he will be able to manage, 10% of times he will be referring you, but he knows कि which is the right doctor to refer for this problem. ओके सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा बहुत शॉर्ट में कि व्हाट इज़ एक्यूट पेन? एक्यूट पेन क्या है? So मैंने बताया कि acute pain कोई भी पेन जो कि less than 6 weeks duration का है, ठीक है, उसको हम acute pain बोलते हैं। ओके, Anything which is more than 6 weeks duration, है ना, इन सम बुक्स इट इज़ रिटन 6 weeks, सम बुक्स इट इज़ रिटन 3 months, ओके, ठीक है। और मोर देन द नॉर्मल टिश्यू हीलिंग टाइम, कि जैसे एक फ्रैक्चर है उसको हील होने के लिए 6 हफ्ते चाहिए, ओके, और पेशेंट का फ्रैक्चर हील हो गया उसके बाद भी पेन परसिस्ट कर रहा है। जैसे आपने कॉमनली देखा होगा रिस्ट पेन के केसेस में कि रिस्ट जो है वो जुड़ गई है, उसके बाद भी पेशेंट को सूजन बनी रहती है, रिस्ट चलती नहीं है, तो देन इट बिकम्स अ क्रॉनिक पेन। सो एनी पेन विच इज़ लास्टिंग बियॉन्ड द टिश्यू हीलिंग टाइम और बियॉन्ड सर्टन वीक्स, ठीक है, इट बिकम्स क्रॉनिक पेन। ओके, सो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट लाइक फॉर 6 weeks इफ यू 6 हैव अ weeks. पेन दैट इज एक्यूट। Acute. अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको Yes. क्रोनिक में। Yes. सर कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि दे आर हैविंग पेन फॉर 3 days 4 days 5 days, उसके बाद उन्हें ऐसा फील होता है मेरा दर्द खत्म हो गया है। फिर आफ्टर 10 days और मे बी आफ्टर 45 days उन्हें फिर से वो पेन स्टार्ट हो रहा है, फिर उन्हें लगता है 10 दिन में ठीक हो गया है। सर इसे कौन सा पेन कहेंगे और इस सिचुएशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए? सो ये डिपेंड करेगा कि किस पेशेंट के किस एरिया में पेन हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें हेडेक की, ठीक है, तो हेडेक आएगा 2-3 दिन रहेगा फिर ठीक हो गया, सो ये हो गया एपिसोडिक माइग्रेन। ओके, ठीक है। अगर ये पेशेंट्स को पेन जो है महीने में 10 बार रहेगा तो मैं इसको बोलूँगा क्रॉनिक माइग्रेन, ओके, ठीक है, या फिर टेंशन टाइप हेडेक। सो वो तो पेशेंट्स के सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये पेन आएगा चला जाएगा। जैसे ही ऐसे दूसरा पेशेंट होगा जिसको मान लो कि सीवियर विटामिन डी या B12 डेफिशिएंसी है और उसने किसी दिन ओवर एक्सर्ट कर लिया, ठीक है, तो वो जो उसकी मसल्स है वो एक करने लगेंगी और वो हील नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उसको पेन बना रहेगा, तो कुछ दिन पेन किलर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर ओवर एक्सर्ट करेगा फिर पेन होगा। देर आर केसेस जो कि पैलिंड्रोमिक रोमेटॉइड आर्थराइटिस। पैलिंड्रोमिक रोमेटॉइड आर्थराइटिस वो प्रॉब्लम है जिसमें जॉइंट पेन्स आते हैं कुछ समय के लिए और फिर उसके बाद पेशेंट कुछ दिन के लिए पेन किलर लेगा, फिर उसके बाद वो गायब हो जाएंगे, फिर वो कुछ महीनों के बाद दोबारा आ जाएंगे। सो दिस इज पैलिंड्रोमिक आरे। पैलिंड्रोमिक आरे इनिशियली ऐसे आएगा और फिर धीरे धीरे आफ्टर फ्यू ईयर्स इट विल बिकम अ परमानेंट रोमेटॉइड आर्थराइटिस। सो इस फेज में डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट डजंट हैव अ फुल फ्लेज फीचर्स ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज मोर ऑफ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस रादर देन इन्वेस्टिगेशन बेस्ड डायग्नोसिस। तो गुड क्लिनिशियन कैन डायग्नोज दिस, ठीक है। जैसे गाउट है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, पेशेंट्स को पेन होगा, ठीक है, जब भी उसने मांस मीट मच्छी खाई, अल्कोहल लिया, उस समय यूरिक एसिड ज़्यादा बना, जॉइंट में जुड़ गया, पेन हुआ, पेन किलर लिया, ठीक हो गया, फिर उसके बाद उसने 2-3-4 महीने के लिए ठीक रहा। सो यू हैव टू सी कि यार ये पेशेंट्स को किस टाइप का पेन है डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑफ पेन। एवरी प्रॉब्लम पेन कैन हैव diagnosis when it goes. It doesn't mean you don't have a problem. You have to get it diagnosed कि यार बार बार क्यों आ रहा है। जी सर, आपने अभी 2 वर्ड यूज़ किए, मैं फिर से, ऑल्दो हमारे पास टाइम का क्रंच है, बट फिर भी मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा बिफोर वी एंड आवर शो। आपने एक माइग्रेन की बात की, एक पेन किलर। पेन किलर के ऊपर एक ऐसा मिथ है या ऐसी सच्चाई है, फिर से मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि अगर आपने पेन किलर खाया या ज़्यादा खाया तो कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी के पार्ट्स को नुकसान कर रहा है, लेट इट बी लीवर या फिर किसी और चीज़ को। पेन किलर क्या इतना ज़्यादा हार्मफुल है? सो जब हम पेन किलर्स की बात करते हैं जिसकी आप बात कर रहे हो, ये हम ओवर द काउंटर पेन किलर्स की बात कर रहे हैं, जो कि एनसेड्स हैं, ठीक है। दिस इज दीज पेन किलर्स लाइक ब्रूफेन, फ्लेक्सॉन, नेप्रोसिन, ये जो दवाइयाँ हैं
endomethacin. These medicines definitely harm the kidneys and livers and heart. Okay. ठीक है, जॉइंट्स को वीक कर देती है, बोन्स को वीक कर देती है. सो ये पेन किलर्स हमें नहीं लेनी है रेगुलरली, बट इट डजेंट मीन दैट वी डोंट हैव द अदर ऑप्शंस. द लिमिट, वी हैव सो ह्यूज आर्मेंटेरियम है ना ऑफ मेडिसिन्स currently. We have the opioid group of medicines, we have cannabinoid group of medicines, we have large armamentarium neuropathic pain medicines. So depending on your cause of pain, we will prescribe you those medicines जो कि आपकी बॉडी को हार्म ना करें, लेकिन वो ओवर द काउंटर पेन किलर्स नहीं होती. ठीक है, वो मेडिसिन जो है सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती हैं. ठीक है, उसकी डोजेजेस होती हैं कि वो कितनी डोज में सही है, कितनी डोज में एडिक्शंस कर सकती हैं. ठीक है, बट जैसे आप डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के लिए एक स्पेशलिस्ट पे जाते हो, ऐसे ही पेन स्पेशलिस्ट को पता होता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन आप ज़िंदगी भर भी ले सकते हो, कौन सी मेडिसिन जो है वो SOS ले सकते हो. सो डोंट मेक इट अ जनरलाइज स्टेटमेंट कि पेन किलर्स आर बैड. ठीक है, इफ दीज आर सो बैड देन द गवर्नमेंट शुड बी बैनिंग इट. ठीक है, सिमिलर वेज में लोग कहते हैं स्टीरॉइड्स जो हैं बहुत हार्मफुल हैं. ठीक है, सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. इफ द ड्रग इज टू बी यूज्ड, इट इज़ अ ड्रग. ठीक है, तो अगर कोई भी ड्रग होगी, चाहे वो अफीम हो, चाहे वो ये ड्रग हो, अगर आप उसको सही कॉज के लिए यूज कर रहे हैं, so it could be a blessing. If you are not using in correct dosages for a correct time and by quacks, then it becomes harmful. Okay, yeah, nice. सर, अब सेकंड टॉपिक जो आपने अभी बोला इस माइग्रेन एक बहुत कॉमन इशू है आज के टाइम पे. फिर से नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है? माइग्रेन जो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अ हेडेक. ठीक है, इट इज़ मोर देन अ हेडेक, बिकॉज माइग्रेन विल नॉट ओनली हैव हेडेक एज अ सिम्टम, इट विल हैव अदर सिम्टम्स ऑल्सो. जैसे पेशेंट्स को कई बार आंखों के आगे तारे से दिखने लगते हैं, है ना, ऑरा जैसा लगता है. पेशेंट्स को चक्कर आते हैं, नॉजिया वोमिटिंग फील होता है ना. पेशेंट्स को कई बार हेमीप्लीजिक माइग्रेन्स होते हैं जिसमें एक हाथ पैर कमज़ोर लगने लगेगा. समटाइम्स देयर इज एब्डोमिनल माइग्रेन जिसमें हेडेक के साथ पेट में भी दर्द होता है. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइग्रेन. ओके, एंड माइग्रेन का जो पेन है वो 4 से 72 घंटे तक रहता है यूजुअली. ठीक है, तो अगर हम उसको टाइमली ठीक ना करें तो पेशेंट के 3 दिन ख़राब होंगे. अगर माइग्रेन के लिए आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स बार बार खाए जा रहे हो और आपका माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी बढ़े जा रही है, सो इट विल बिकम अ क्रॉनिक माइग्रेन और मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक. ठीक है, तो माइग्रेन को ठीक करने के लिए ना आपको करेक्ट मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं विच विल प्रिवेंट द माइग्रेन टू अकर. सेकेंडली, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेन के पेशेंट्स में. पहली चीज़, समय पे खाना खाएं, खाना मिस ना करें, सोने का समय और जगने का समय सही हो, और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करना. बहुत सारे पेशेंट्स में ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं माइग्रेन के कि सर जब भी हम भूखा रहते हैं, फास्ट रखते हैं, तब माइग्रेन हो जाता है. नींद पूरी नहीं हुई तो माइग्रेन हो जाता है. अगर हम कुछ ज़्यादा धूप में चले जाएं, परफ्यूम हो जाए तो माइग्रेन, तो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं तो माइग्रेन हो जाता है. तो ये ट्रिगर फैक्टर्स हैं. सो आप हमेशा ना एक हेडेक डायरी बनाएं, उसमें लिखें कि यार आज हेडेक हुआ था, उससे पहले क्या इवेंट हुआ. आप जब उसको एनालाइज करेंगे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये चीज़ें मेरे दिमाग को पसंद नहीं है. ठीक है, अगर आप उससे बचेंगे ना तो आपकी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगी. और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ रही है, डेफिनेटली एक पेन स्पेशलिस्ट से मिलें जो आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएगा. देयर आर मेडिकेशंस विच आर देयर टू प्रिवेंट इट. उसके अलावा बोटॉक्स इंजेक्शंस होते हैं जो हम स्कैल्प में लगाते हैं उन पेशेंट्स में जो मेडिसिन काम नहीं करती. देयर आर न्यूअर मेडिसिन विच हैव कम अप लाइक एरिन्यूमैब which is given subcutaneously for those patients who are not responding to preventive medicines. So these are huge topics, and choosing the right doctor is very very important. है ना, एक डॉक्टर है जिसके पास 1 या 2 चीज़ें होंगी ठीक करने के लिए, एक के पास बहुत सारा आर्मेंटेरियम होगा. सो चूज़ योर डॉक्टर्स वाइजली. थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ बनने के लिए. और आज का एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, बहुत चीज़ें जानने समझने को मिली. और दिस वॉज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट, इट वॉज अ कंप्लीट हेल्थ टिप पॉडकास्ट जिसमें हमने बहुत सारे ऑडियंस को आज हमने बताया कि क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए. इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, व्हाट आर द थिंग्स जिस पे आपको फोकस करना है, क्या वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है. इन टर्म्स ऑफ पेन, इसे इतने लाइटली ना ले जितना आप ले रहे हैं. इनके एक्सट्रीम लेवल
एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो बहुत ही चीज़ें आपने बताई, डिपेंडिंग अपॉन आवर ऑडियंस रिव्यू। अगर आपको और भी कोई ऐसे टॉपिक हो जिस पे आपको बात करनी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम दूसरा पॉडकास्ट सर के साथ फिर से करेंगे। सर, बिफोर वी एंड द शो, मैं आपसे चाहूँगा आप हमारे ऑडियंस को एक मैसेज दें हेल्थ के बारे में। For the emergency, I will only suggest कि identify the emergency like symptoms of stroke and heart attack, or choose the right setup. Okay, the setup which is ready to deal with those emergency scenarios, and always keep ambulances numbers in your phone, because nobody knows when the emergency will strike, and time is the most crucial part जो कि हमारे लिए ज़रूरी है आपकी लाइफ को बचाने के लिए। रिगार्डिंग पेन, मेरी जो टिप है वो ये है कि स्टे एक्टिव, स्टॉप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मेंटेन अ हेल्दी वेट, and in case of any pain, whether it is a chest pain or abdominal pain or a spine pain or joint pains or a headache, you can post-herpetic neuralgia, cancer pains, okay, for any sort of pain you can visit your pain specialist. He has all the armamentarium available to give you good quality of life, and in case of need we can refer to your specialist also, who will operate you if you need it. Sir, I also request you to give any contact number where they all can reach you in terms of any help or support. You can save my number, which is 9911420114, 99 114 20 114। ये मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और एक नंबर जो मैं आपको एम्बुलेंस का देना चाहता हूँ, जो मेरे फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा की एमरजेंसी का नंबर है, विच इज़ 900 900 1050, 900 900 1050। ये दो नंबर्स आपको पेन और इमरजेंसी दोनों में हेल्प करेंगे। अगर कोई भी आपके और क्वेश्चंस हैं, आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर देम। You can message me or you can put on the chat box and we will get back to you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you.